अहमदाबाद में जो हुआ एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ, वो बहुत ही दुखद खबर है। हाँ बिल्कुल। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश, 270 जाने गई। बहुत भयावह है। और सबका ध्यान इसी विमान पर है, 787 ड्रीम लाइनर, जिसे मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था एविएशन में। बिल्कुल, अगली पीढ़ी का विमान, फ्यूल एफिशिएंट, एडवांस्ड। हाँ, और बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट इसी पर आई है, तो आज हम उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में बात करेंगे। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे इतना सेफ माना गया, उस पर अब इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, खासकर इस हादसे के बाद। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 2000 के दशक में। हाँ। तब तेल की कीमतें बढ़ रही थीं। अच्छा। और 9/11 के बाद एयरलाइंस की जरूरतें भी बदली। उन्हें तेज नहीं बल्कि सस्ते किफायती विमान चाहिए थे। तो बोइंग का जवाब था ड्रीम लाइनर। हाँ, और इसमें खास बात यह थी कि ये एल्यूमिनियम से नहीं बल्कि ज्यादातर कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना था। अच्छा। पहला ऐसा कमर्शियल विमान। मतलब वजन कम। हाँ, वजन कम, एरोडायनामिक्स बेहतर और इंजन भी नए थे, जी और रोल्स रॉयस के, कम शोर करने वाले। तो जब 2009 में पहली उड़ान हुई तो जाहिर है काफी चर्चा हुई होगी। बहुत। इसे एविएशन में क्रांति जैसा माना गया। और सच कहे तो अहमदाबाद वाले हादसे से पहले लगभग 15 साल हाँ, कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई थी इसकी। 1 अरब से ज्यादा लोग इसमें सफर कर चुके हैं, 1100 से ज्यादा विमान अभी भी उड़ रहे हैं। लेकिन वो शुरू में कुछ दिक्कतें आई थी ना, मुझे याद है, बैटरीज को लेकर। हाँ बिल्कुल, जनवरी 2013 में लिथियम आयन बैटरीज में आग लगने की घटनाएं हुई, एक बॉस्टन में खड़े विमान में, एक जापान में उड़ान के दौरान। अरे बाप रे, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी शायद। जी हाँ, और उसके बाद दुनिया भर में 787 ग्राउंड कर दिए गए थे कुछ महीनों के लिए। बैटरी सिस्टम बदला गया। तो वो मामला तो सुलझ गया। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर चिंताएं बाद में भी रही। यही असल मुद्दा है। बैटरी प्रॉब्लम के बाद भी प्रोडक्शन प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठे। कई विसल ब्लोअर सामने आए। विसल ब्लोअर्स मतलब कंपनी के ही लोग? हाँ, अंदर के लोग जो खामियों को उजागर करते हैं। जैसे जॉन बार्नेट, साउथ कैरोलिना फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे वो। और उनका क्या कहना था, मतलब क्या आरोप थे? उनका मुख्य आरोप ये था कि विमान जल्दी बनाने का दबाव बहुत ज्यादा था। और इस चक्कर में कई बार सुरक्षा मानकों को मतलब नजरअंदाज किया जा रहा था। वो कहते थे कि खराब पुर्जे भी विमानों में लग रहे थे। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। हाँ, और 2019 में कुछ निर्माण खामियां पाई भी गई, जहां पार्ट्स ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। बोइंग का क्या कहना था इस पर? उन्होंने तो मना ही किया होगा। हाँ, बोइंग ने हमेशा इन दावों को गलत बताया है। लेकिन सिर्फ बर्नेट नहीं, एड पियर्सन है, वो भी बोइंग के पूर्व कर्मचारी हैं। अच्छा। तो उन्होंने फाउंडेशन फॉर एयर सेफ्टी बनाई है। उन्होंने भी पहले चिंता जताई थी। हालांकि पियर्सन ने साफ किया है कि अहमदाबाद हादसे का कारण अभी पता नहीं है, वो जांच का विषय है। तो अब जाहिर है बोइंग पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। कॉर्पोरेट कल्चर, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स, सब सवालों के घेरे में हैं। नए सीईओ आए हैं, केली ऑटबर्ग। हाँ। वो कह रहे हैं कि आंतरिक प्रक्रियाओं में बदलाव कर रहे हैं और अमेरिकी रेगुलेटर FAA के साथ मिलकर सेफ्टी प्लान पर काम कर रहे हैं। और ये जो अहमदाबाद वाला विमान था, ये कितना पुराना था? ये 11 साल से ज्यादा पुराना था। 2013 में पहली उड़ान भरी थी इसमें। अभी जांच चल रही है। देखना होगा कि प्रॉब्लम विमान में थी, एयरलाइन के रखरखाव में, या कहीं और। तो कुल मिलाकर एक अजीब सी तस्वीर है। एक तरफ इतना एडवांस्ड विमान, अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड शुरू में, बिल्कुल, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन को लेकर इतने गंभीर सवाल जो अब इस हादसे के बाद और उभर आए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन उसे बनाने का जो प्रोसेस है, उसकी क्वालिटी पर लगातार नजर रखना कितना जरूरी है। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब कंपनी के अंदर से ही लोग इतने समय से चिंता जता रहे थे, तो उन चेतावनियों पर हादसा होने से पहले ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया जा सका? मतलब सिस्टम में ऐसी क्या कमी रह जाती है? यात्री कैसे भरोसा करें इस टेक्नोलॉजी पर, जब मानवीय भूल या कॉर्पोरेट दबाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है?